हेलो दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में हमने ओम के नियम के बारे में बताया था। आइए अब हम लोग देखते हैं अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। कैसे जो है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को तैयार किया गया था, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले भी एक हमने वीडियो बनाया है जिसमें अपवाह वेग के बारे में चर्चा की है। अपवाह वेग होता क्या है, तो उसमें हमने आपको बताया है कि अपवाह वेग जो है वह किसी भी तार में, ठीक है, बताया गया है कि बैटरी बैटरी का विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। बैटरी का विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉनों का रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाता है, ठीक है। केवल जो है वह विभवांतर जो है उसके उच्च विभव वाले सिरे की तरफ एक सूक्ष्म वेग ही दे पाता है, और वह सूक्ष्म वेग कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यह सूक्ष्म वेग जो है यह ऊष्मीय वेग पर अप्लाई होता है, ठीक है। इसी सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहा जाता है, ठीक है। तो बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार के लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरों की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इसे ही, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन के नियत सूक्ष्म वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। यह जो नियत सूक्ष्म वेग है इसी को अपवाह वेग कहा जाता है। अब हम मानते हैं, माना धातु का एक तार है, माना धातु के एक तार की लंबाई, माना धातु के एक तार की लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। तो हमने माना धातु का एक तार है जिसकी लंबाई क्या है? यल है, और उसकी जो मोटाई है अर्थात अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है वह क्या है? ए है, ठीक है। जब इसके सिरों के बीच एक वैद्युत धारा ठीक है, वैद्युत धारा नहीं, वैद्युत विभवांतर, जब इसके सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर भी स्थापित किया जाता है, तो इसमें वैद्युत धारा आई, ठीक है, प्रवाहित होने लगती है। वैद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तो आपने माना एक तार है जिसकी लंबाई क्या है? यल है, लंबाई क्या है? स्मॉल यल है। इसकी मोटाई कितनी है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। जब इन तार के, ठीक है, जब इस तार के दोनों सिरों के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है, एक विभव स्थापित कर दिया जाता है, तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, वैद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, ठीक है, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अर्थात तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, क्या मान रहे हैं? यदि
तार में मुक्त तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अर्थात तार के प्रति एकांक आयतन में, तार के प्रति एकांक आयतन, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, अपवाह वेग अर्थात vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd हो तब, ठीक है, तब वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, तब वैद्युत धारा I बराबर NEA VD, I बराबर NEA VD, ठीक है। जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। तो आपने देखा कि माना धातु के एक तार की लंबाई L है, माना धातु के एक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A है, इसके सिरों के बीच में विभवांतर भी लगाया गया है, तार के सिरों के बीच में विभवांतर भी स्थापित किया गया है। विभवांतर स्थापित होने के कारण क्या होगा, इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है, ठीक। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व मतलब तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n हो, अर्थात तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो और इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग vd हो, तो हम जानते हैं अपवाह वेग और धारा में क्या संबंध होता है, I बराबर NEA VD, I बराबर NEA VD, समीकरण नंबर 1, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। V क्या है, वैद्युत विभवांतर है, L क्या है, तार की लंबाई है, A क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आप जान रहे हैं चूंकि तार की लंबाई L के सिरों के बीच, ठीक है, विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना लगाया गया है, V, तार की लंबाई L के सिरों के बीच विभवांतर V है, अतः तार के प्रत्येक बिंदु, ठीक है, पर वैद्युत क्षेत्र, तो जब जो है विभवांतर उत्पन्न होता है तो तुरंत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि तार की लंबाई L के सिरों के बीच विभवांतर V है, अतः तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर V बटा D, E बराबर V बटा L, यहाँ पे लंबाई क्या है, L है, तो तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर क्या हो जाएगा, V बटा L हो जाएगा, ठीक है। यह विद्युत क्षेत्र का मान हो गया, और यही विद्युत क्षेत्र जो है प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल लगाएगा, यही विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा, ठीक है, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल,
प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या होगा, F बराबर QE। यहाँ पर आवेश क्या है, Q की जगह पे E लिखेंगे, F बराबर E। ठीक है, F बराबर E का मान क्या है, V बटे L, तो मान रख देंगे F बराबर V बटा L, F बराबर V बटा L। ठीक है, यह निकल गया आपका लगने वाले बल का मान F बराबर EV बटा L। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, स्मॉल m हो, तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो इस बल के कारण, ठीक है, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, त्वरण क्या होगा, F बराबर ma, सूत्र क्या होता है, F बराबर ma, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m, त्वरण A बराबर F बटा m, त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m हो जाएगा। मान रखते हैं F का मान आपको पता है, देखिए ध्यान से, हाँ, तो F बराबर ma सूत्र होता है, तो त्वरण उत्पन्न करना है, क्या पता करना है, त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m, त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m हो जाएगा। ठीक है, F का मान कितना निकला है, EV बटा L, F का मान कितना निकला है, EV बटा L, मान रखते हैं F का EV बटा L और m है इस सूत्र में, तो A बराबर क्या हो गया, EV बटा L इंटू m हो गया, यह त्वरण का मान निकल गया। समीकरण नंबर 2, त्वरण का मान कितना निकला, EV बटे L इंटू m, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो है तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं धातु के धनायनों से बार बार टकराते हैं। तार के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धन आयन से बार बार टकराते रहते हैं। त्वरण तो उनको मिल गया, अब वह इलेक्ट्रॉन चलना चालू करेंगे, और चालू करेंगे जब दौड़ना तो तुरंत धन आयन से बार बार टकराएंगे। तो तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायन से बार बार टकराते हैं, जिसके कारण, ठीक है, किसी धन आयन से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। धन आयन से टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। ठीक है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयन से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच, ठीक है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से, किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों, दो क्रमागत टक्करों के बीच, टक्करों के बीच का समय अंतराल, बीच का समय अंतराल, समय अंतराल को लिखते हैं यहां पर टाउ से। बीच का समय अंतराल टाउ हो तो, बीच का समय अंतराल टाउ हो तो इलेक्ट्रॉन, हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में, इलेक्ट्रॉन के वेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस त्वरण के कारण ए बराबर EV बटे LM के कारण इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा और यह धन आयन से टकराएगा।
ठीक है। धन आयन से टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जाने लगेगा, विपरीत दिशा में इसका वेग बढ़ जाएगा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयन से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल टाउ हो, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ की वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के वेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी? ए टाउ की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। यदि किसी क्षण या समय, यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग, किसी इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग U1, उष्मीय वेग U1 है, तब इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग U1 है, तब यह कब? जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तब। यदि किसी समय वैद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग U1 हो, तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा? उसका वेग बढ़ जाएगा। उष्मीय वेग U1 हो तब वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति, वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर कितना हो जाएगा? U1 प्लस ए टाउ 1, ठीक है, हो जाएगा। कितना हो जाएगा? U1 प्लस ए टाउ 1, V बराबर U प्लस ए टी। सूत्र आप पढ़े हैं? V बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं? U प्लस ए टी पढ़े हैं ना? V बराबर U प्लस ए टी, गति का समीकरण। तो यहाँ पर U क्या है? U1 है, और समय क्या है? T न लिख के टाउ 1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में वेग बढ़कर कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा U1 प्लस ए टाउ 1 हो जाएगा। वेग बढ़ कितना हो जाएगा? U1 प्लस ए टाउ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाउ 1 क्या है? यहाँ पर टाउ 1 जो है इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है। इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है टाउ 1, ठीक है। यह एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके लिए वेग क्या होगा? तो उनके लिए जो वेग आएगा उसी को अनुगमन वेग कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? अपवाह वेग कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग, अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाएगा? U2 प्लस ए टाउ 2, U2 प्लस ए टाउ 2 कामा U3 प्लस ए टाउ 3, U3 प्लस ए टाउ 3, ठीक है। इसी तरह अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा। अब क्या निकलेगा? औसत वेग आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? औसत वेग निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, तो आपको औसत वेग निकालना होगा, ठीक है। तो आइए अब औसत वेग निकाला जाए। मिटाते हैं पहले। एक का क्या है? U1 टाउ 1 है, U1 ए टाउ 1 है। दूसरे का U2 ए टाउ 2 है। तीसरे का U3 ए टाउ 3 है, ठीक है। इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे निकलेगा? सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही
औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd अपवाह वेग Vd है। ठीक है, सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होता है, जिसको किससे लिखते हैं, Vd से। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इस प्रकार Vd बराबर सबका लिखें U1 प्लस ए टाउ 1। ठीक है, प्लस दूसरे वाला क्या है U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, प्लस UN प्लस ए टाउ n, UN प्लस ए टाउ n हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे n हो जाएगा। ठीक है, Vd बराबर अलग अगर लिखें तो U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 प्लस UN बटा n, एक पास लिख सकते हैं आप, प्लस ए टाउ 1 ये सब में है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं, ए को अलग लिख सकते हैं, और टाउ 1 ठीक है प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 प्लस टाउ n बटा n, ऐसे अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो अपवाह वेग है, अर्थात जो अपवाह वेग है औसत वेग, वह कितना निकला, अपवाह वेग ही Vd है। Vd बराबर U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस डैश डैश प्लस UN प्लस ए टाउ n बटा n, बराबर U को एक तरफ करते हैं U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश UN बटा n, और प्लस ए टाउ 1 ये सब में है तो ये कॉमन हो गया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश प्लस टाउ n बटा n हो गया। ठीक है, बराबर प्रारंभिक वेग यह जो निकल रहा है, औसत वेग जो प्रारंभिक है औसत वेग, यह 0 हो गया, प्रारंभिक औसत वेग क्या होगा 0। ठीक है, प्लस ए टाउ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए टाउ, टाउ क्या है यहाँ पे, टाउ है आपका टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n बटे n, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश प्लस टाउ n बटे n को क्या लिख रहे हैं, टाउ लिख रहे हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका Vd बराबर 0 प्लस ए टाउ। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल अर्थात शांति काल को क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, शांति काल को टाउ कहते हैं। टाउ क्या है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 प्लस टाउ n बटे n, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल अर्थात शांति काल है टाउ। ठीक है, अधिकतर धातुओं के लिए शांति काल टाउ का मान कितना आता है, 10 पीरियड 14 सेकेंड, 10 पीरियड 14 सेकेंड आता है। अधिकतर धातुओं के लिए शांति काल 10 पीरियड 14 सेकेंड आता है। ठीक है, जो लगातार दो टक्करों के बीच में, क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल है 10 पीरियड 14 सेकेंड। ठीक है, तो यह आपका निकल गया Vd का मान, Vd बराबर 0 प्लस 80, Vd बराबर 0 प्लस 80। ठीक है, अब जो है समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 3 में रखते हैं। यह जो हमारा आया है Vd बराबर 80, Vd बराबर 80, यह मान जो है हम ऊपर रखते हैं, इसी को हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं, समीकरण 3 मान ले रहे हैं, किसको, Vd बराबर 0 प्लस 80 को। समीकरण 2 से ए का मान रखते हैं, ए का मान क्या आया है, ए का मान क्या आया था, ए बराबर आया था ए बराबर EV बटा ml, क्या आया था, ए बराबर EV बटे ml आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखें EV बटे ml का मान रखें, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा,
ए का मान ईवी बटा एम एल और इंटू टाउ। वी डी बराबर क्या हो गया, ईवी बटा एम एल इंटू टाउ। ठीक है, ईवी बटा एम एल किसका है, ए का मान है। वी डी बराबर ईवी बटे एम एल इंटू टाउ। ठीक है, तो यह हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग का सूत्र, वी डी बराबर ईवी बटे एम एल इंटू टाउ। ठीक है, यह जो है तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग वी और शांति काल तथा टाउ जो है तार के सिरों के बीच उपबंध विभवांतर भी में संबंध है। ठीक है, यह क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वी, तारों के बीच लगाया गया विभवांतर भी और शांति काल टाउ में संबंध है। क्या संबंध है, वी डी बराबर ईवी बटे एम एल इंटू टाउ, वी डी बराबर ईवी बटे एम एल इंटू टाउ। ठीक है, अब यह जो वी डी का मान है यह समीकरण 1 में रखते हैं, वी डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या था, आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी था, तो वहां पे यह मान रखते हैं आई बराबर एन ई ए वी डी। यह वी डी का जो मान आया है यहाँ रखें, तो हो जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी का मान ई वी बटा एम एल इंटू टाउ, ई वी बटा एम एल इंटू टाउ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान रखने के बाद आप देख रहे हैं कि सूत्र जो है आई बराबर एन ई ए ईवी बटे एम एल इंटू टाउ हो गया। यहां से टाउ का मान निकालते हैं, टाउ बराबर क्या होगा, टाउ बराबर क्या होगा, तो टाउ बराबर, ठीक है, टाउ बराबर, फिर यह गुणा करेंगे, टाउ का मान निकालना है, टाउ बराबर हो जाएगा आपका एन ई और ई का स्क्वायर हो जाएगा एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर क्योंकि इसको कहीं पे फॉल्ट हो रहा है। हाँ तो दोस्तों आई बराबर एन ई ए वी डी का मान हमने रख दिया, आई बराबर एन ई ए वी डी का मान क्या है, ई वी बटा एम एल इंटू टाउ। ठीक है, अब जो है वी बटे आई का मान हमें निकालना है, क्या निकालना है, वी बटे आई का मान। तो आई बराबर एन ई और ई मिलके स्क्वायर हो गया, एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, भी टाउ अब बटे क्या हो जाएगा एम एल, आई बराबर एन ई स्क्वायर ए भी टाउ बटे एम एल। ठीक है, भी को इधर लाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा आई बटा भी इधर आके क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ बटा एम एल, एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे एम एल। अब उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भी बटे आई बराबर, यह एम एल ऊपर चला जाएगा, एम एल बटे ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, अब यहाँ पर यह जो वैल्यू आई है, ठीक है, एल बटे ए को अलग करते हैं, तो आप लिखेंगे भी बटे आई बराबर, भी बटे आई बराबर यम बटा एन ई स्क्वायर टाउ इंटू यल बटा ए, इंटू यल बटा ए। भी बटे आई बराबर यम बटा एन ई स्क्वायर टाउ एक साथ कर दिए और यल बटे ए को एक साथ कर दिए। ठीक है, अब यह जो वैल्यू है यम बटा एन ई स्क्वायर टाउ इंटू यल बटा ए, एक निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए नियतांक होता है, एक निश्चित ताप पर
दिए गए तार के लिए नियतांक होता है, जिसे तार का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं, जिसे तार का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा ML बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर टाउ ए, या किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः V बटे आई बराबर R, V बटे आई बराबर R हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, यहाँ पे R बराबर क्या है, ML बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए है, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो इस तरह से VD के आधार पर, VD के आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर हम ओम के नियम को सिद्ध कर सकते हैं, ओम के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। हमको इसके लिए VD का मान निकालना होगा और उसको I बराबर NEA VD में रखना होगा, और उसके बाद जो है V बटे आई बराबर आएगा ML बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए, यहाँ पे ML बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए R के बराबर होता है। ठीक है, तो V बटे आई बराबर R हो जाएगा, और यही ओम का नियम है। ठीक है, यदि हम किसी सीधे तार को एक अथवा अधिक स्थानों पे मोड़ दें तो उस तार का प्रतिरोध नहीं बदलता। ठीक है, यदि हम किसी सीधे तार को एक अथवा अधिक स्थानों पर मोड़ दें तो इससे उस तार का प्रतिरोध नहीं बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि तार का प्रतिरोध जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पर और शांति काल टाउ पर निर्धारित होता है। किस पे निर्धारित होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और उसके शांति काल टाउ से निर्धारित होता है। तार को मोड़ देने पर न तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है और न तो उनका शांति काल ही बदलता है। ठीक है, शांति काल के न बदलने के कारण क्या है, शांति काल का न बदलने के कारण इलेक्ट्रॉन में जड़त्व उपेक्षणीय होता है, जिसके कारण अपवाह वेग नहीं बदलता है। ठीक है, तो किसी सीधे तार को एक अथवा अधिक स्थानों पर मोड़ दें तो उसका प्रतिरोध नहीं बदलता, अर्थात V बटे आई बराबर R, क्योंकि प्रतिरोध जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और शांति काल टाउ पर निर्भर करता है। A अगर बदलेगा तार का तो प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका अपवाह वेग के आधार पर ओम का नियम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।